नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। भोपाल पोलिंग बूथ पर रैंप के अभाव में दिव्यांगों को उठानी पड़ी परेशानी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी गवाह बने अमित चक्रवर्ती को किया रिहा। वोट डालने के बाद पीएम मोदी के सामने जुटी भीड़, दिव्यांग लड़के से की मुलाकात। क्या दिव्यांगजनों को भी मिल सकता है ड्राइविंग लाइसेंस? जानेंगे डिटेल्स में। अब ट्रेन के हर कोच में होगा दिव्यांग कोटा। अब दिव्यांगों को व्हील चेयर की नहीं पड़ेगी जरूरत, आईआईटी के छात्रों ने बनाया खास ई वाहन। हरियाणा के सोनीपत में मिलेगी बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतदान के दिन पिकअप ड्रॉप की सुविधा। दिल्ली की आलिया को मिला नया पैर, अब चलकर जाएगी स्कूल। नए दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही डलवाए जा रहे हैं वोट, कहानी हिमाचल प्रदेश की। प्रेमी संग मिलकर करवाई दिव्यांग पति की हत्या, सरकारी नौकरी के लालच में पत्नी ने रची खौफनाक साजिश। हरियाणा के फतेहाबाद में दिव्यांगों का नहीं हो पाया मेडिकल। इंदौर के बाल गृह में दिव्यांग युवक की पिटाई। सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिव्यांग छात्र कर सकते हैं आवेदन। सुनेंगे श्रीकांत बोल्ला की कहानी। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages.
The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे गौरी और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, जहां पर आप सुन सकते हैं डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, तमाम लेटेस्ट खबरें और जॉब ओपनिंग्स। दोस्तों, प्रोग्राम में अभी तक आप सब लोग सुन चुके हैं आज के प्रोग्राम के हेडलाइंस। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन से। आज की हमारी पहली खबर है एमपी लोकसभा चुनाव से। दोस्तों, भोपाल में एमपी लोकसभा चुनाव के दरमियान पोलिंग बूथ पर रैंप के न होने की वजह से दिव्यांगजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुप्रबंधन के कारण कई दिव्यांग मतदाताओं को पीड़ा का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश भोपाल में उत्साही दिव्यांग मतदाताओं के लिए वोट डालना एक कठिन काम साबित हुआ। जब मंगलवार को भोपाल के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे, तो वहां पर कुप्रबंधन के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को भोपाल के शिवाजी नगर में सरोजनी सरकारी स्कूल मतदान केंद्र पर कार्यात्मक रैंप की अनुपस्थिति में संघर्ष करते देखा गया। भोपाल के कलेक्टर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि शिवाजी नगर में सरोजनी सरकारी स्कूल मतदान केंद्र में रैंप है। हालांकि सीढ़ियों के ठीक बगल में एक ऐसा ही रैंप है जो काम नहीं कर रहा। चूँकि पर्याप्त जगह न होने के कारण व्हील चेयर वहाँ से गुजरना अत्यधिक कठिन है। ऐसे में दिव्यांग मतदाताओं को व्हील चेयर को उनके परिजन चुनाव आयोग द्वारा तैनात कर्मियों के साथ लेकर सीढ़ियां पार करते देखा गया। दोस्तों, खबर दिल्ली हाईकोर्ट से। सोमवार को न्यूज क्लिक के एचआर अमित चक्रवर्ती को रिहा करने का आदेश दिया गया। चक्रवर्ती न्यूज पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों पर यूएपीए मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद जमानत की मांग कर रहे थे। दोस्तों, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मामले में अपनी रिहाई की मांग करने वाली चक्रवर्ती की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया। आदेश में अदालत ने कहा है कि इस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों याचिकाकर्ता को हिरासत से रिहा करने में अभियोजन पक्ष की कोई आपत्ति न होने, साथ ही याचिकाकर्ता की मेडिकल स्थिति पर विचार करने के बाद अदालत ये निर्देश देती है कि याचिकाकर्ता को 25,000 की राशि जमानत के साथ संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अधीन उनके व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि अमित चक्रवर्ती न्यूज क्लिक के एचआर होने के साथ साथ एक दिव्यांग व्यक्ति हैं जो व्हील चेयर से बंधे हुए हैं। मामले में पाया गया कि उनकी दिव्यांगता की सीमा और व्हील चेयर पर निर्भरता को देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि चक्रवर्ती को दैनिक जीवन की बुनियादी गतिविधियों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जस्टिस शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता की मेडिकल स्थिति पर विशेष विचार की आवश्यकता है और उसकी स्थिति के प्रति मानवीय और समझदार दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति की शारीरिक दिव्यांगता उसकी भलाई और दैनिक कामकाज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, न्यायालय को विवेकपूर्ण तरीके से हस्तक्षेप करने की अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए और यदि कानून के तहत इसकी अनुमति है तो राहत या हिरासत से रिहाई की संभावना पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, दरअसल न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को विभिन्न स्थानों पर तलाशी के बाद पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। मामले में पुरकायस्थ न्यायिक हिरासत में है, लेकिन सरकारी गवाह बनने के बाद चक्रवर्ती ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी। दोस्तों, अब खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोटिंग के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को अहमदाबाद में मतदान किया, लेकिन इस वक्त बूथ के बाहर ही बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच गई थी। पीएम मोदी ने वोट डालने के बाद सभी का अभिवादन किया और बच्चों को ऑटोग्राफ दिए। इतना ही नहीं, जब पीएम मोदी वोट देकर बाहर आ रहे थे तो भीड़ में खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें राखी भी बांधी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद में रानीप इलाके में स्थित निशान पब्लिक बूथ के पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। वोट डालने के बाद पीएम बाहर निकले तो वहां लोगों से मुलाकात और लोगों के बीच काफी वक्त बिताया। पीएम ने स्कूली बच्चों को ऑटोग्राफ दिए, हाथ मिलाया, अभिवादन किया और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। इसी दौरान उन्होंने एक दिव्यांग लड़के से मुलाकात कर उसे भी ऑटोग्राफ दिया। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। भारत में फिजिकल डिसेबिलिटी वाले लोगों का भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। इसके लिए नियम थोड़े अलग होते हैं। चलिए जानते हैं दिव्यांग जन कैसे कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपना आवेदन। किसी भी देश में किसी भी वाहन को चलाने के लिए वहाँ के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना एक कानूनी अपराध है। भारत में सामान्य तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ नियम कायदों का पालन करना जरूरी है। इसके बाद कोई भी 18 साल के ऊपर का नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन दे सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिव्यांग जनों का भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है? दिव्यांग लोगों के लिए सामान्य गाड़ी चलाना कठिन काम हो सकता है, लेकिन वो मॉडिफाइड व्हीकल्स का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। दिव्यांगजन अपनी कार या अपनी 2 पहिया वाहन को अपनी सहूलियत के अनुसार डिसेबिलिटी फ्रेंडली बना सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देने से पहले आपको वाहन को डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। इससे पहले इस तरह के वाहनों को इनवैलिड कैरेज या अमान्य कैरेज कहा जाता था, लेकिन अब इसे एडेप्टेड व्हीकल यानी अनुकूलित कहा जाता है। जब आप अपने एडॉप्टेड व्हीकल ऑप्शन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का आवेदन देते हैं, तो उसके बाद सामान्य लाइसेंस की तरह ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। पहले आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है और इसके 1 महीने बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा और अपने एडॉप्टेड व्हीकल के साथ आरटीओ के ऑफिसर के सामने गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। इसके बाद ही आपको लाइसेंस दिया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तर में कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनमें उनका फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी विकलांगता का प्रमाण पत्र अत्याधिक जरूरी होता है। इसके साथ ही विकलांगता आईडी, उनके एडेप्टेड व्हीकल के चेसिस नंबर की 2 कॉपियां शामिल करना जरूरी है। एडेप्टेड व्हीकल के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों का टैक्स माफ होता है। इसी के साथ ही टोल टैक्स में भी छूट दी जाती है। दोस्तों, खबर सुनते हैं इंडियन रेलवेज के बारे में। इंडियन रेलवेज ने पीडब्ल्यूडीज के लिए रूल्स निकाले हैं। रेल मंत्रालय ने अब ट्रेनों में यात्रा करने वाले दिव्यांगजनों के लिए बड़ी सहूलियत पर मोहर लगा दी है। अब हर प्रकार की ट्रेन में दिव्यांगजनों के लिए अलग से कोटा मौजूद होगा। भारतीय रेलवे में रोजाना बेहतरी के लिए बदलाव होते ही रहते हैं। रेल मंत्रालय ने हाल ही में ट्रेन में यात्रा करने वाले दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब रेल मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए पीडब्ल्यूडी कोटे को मंजूरी दे दी है। यानी अब हर ट्रेन में दिव्यांगजनों के लिए होगा एक कोटा, भले ही उस ट्रेन में कंसेशन की सुविधा हो या न हो। रेलवे द्वारा लिए गए इस फैसले से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर, गतिमान और वंदे भारत ट्रेनों समेत सभी आरक्षित एक्सप्रेस मेल ट्रेनों में दिव्यांग कोटा दिया जाएगा। किस कोच में दिव्यांगजनों के लिए कितनी होंगी सीटें और इस कोटे के तहत कैसी की जा सकेगी बुकिंग, आइए जानते हैं। किस कोच में होंगी कितनी सीटें आरक्षित? रेल मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कोटे में दिए गए बदलावों के अनुसार अब स्लीपर कोच में 4 बर्थ्स आरक्षित होंगी, जिनमें से 2 लोअर और 2 मिडिल होंगी। थर्ड एसी, 3E और 3A में भी 4 बर्थ्स होंगी, जिसमें 2 लोअर और 2 मिडिल होंगी। एसी चेयर कार में भी 4 सीटें होंगी। तो वहीं वंदे भारत ट्रेनों में भी दिव्यांगजनों के लिए कोटे के तहत 4 सीटें रिजर्व होंगी। रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 8 कोच वाली ट्रेन में C1 और C7 कोच में अलग से बनाई गई 2 सीटें रिजर्व होंगी। तो वहीं 16 डिब्बों वाली ट्रेन में C1 से C14 में सीटें उपलब्ध हो पाएंगी। लेकिन रुकिए, इसके लिए जरूरी होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड। भारतीय रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ही
पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD कोटे के तहत वही यात्री टिकट बुक कर सकेंगे जिनके पास सरकार द्वारा जारी किया गया यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होगा। ऑनलाइन टिकट बुक करते समय उस कार्ड की डिटेल्स डालना जरूरी होगा ताकि इस सुविधा का दुरुपयोग न किया जा सके। तो वहीं रेलवे के बुकिंग काउंटर पर टिकट बुक करते वक्त यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा या फिर सरकार द्वारा दिया गया और कोई डिसेबिलिटी कार्ड दिखाना होगा। दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं खबर की ओर जो आती है IIT मद्रास से। अगर किसी को बचपन में चोट लग जाती है या उम्र की बीमारी के कारण जो लोग दिव्यांग हो जाते हैं उनका जीवन काफी कष्टदायक हो सकता है। उन्हें कहीं आने जाने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस सब को देखते हुए मद्रास के IIT रिसर्च पार्क के बच्चों ने एक इलेक्ट्रिक 3 व्हील वाहन का आविष्कार किया है, जिसके बाद कहा जाता है कि अब दिव्यांग लोगों को व्हील चेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया और वहीं यहाँ के प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने बताया कि इस 3 व्हील वाहन को याली मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी और IIT मद्रास का एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने मिलाकर दिव्यांग जनों के लिए आविष्कारित किया है, जिसे अभी 3 कॉलेजेस में टेस्ट के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में जहां के दिव्यांग बच्चे कैंपस में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। प्रोफेसर इकबाल ने इस वाहन की खासियत के बारे में बताया कि ये इलेक्ट्रिक वाहन है और इसके अलावा दिव्यांग लोगों को व्हील चेयर की तरह ही इस गाड़ी पर से उतरना नहीं होगा। वो डायरेक्ट इस गाड़ी में बैठकर उसे चला सकते हैं। वहीं इस वाहन की वजह से उन्हें कहीं भी जाने आने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसे चलाना काफी आसान है। ये स्कूटी की तरह चलता है, जिस वजह से इसे चलाकर पूरे कैंपस में घूमा जा सकता है। इसकी माइलेज भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है। जामिया के छात्र अब्दुल हकीम जो दिव्यांग हैं, उन्होंने इस गाड़ी को चलाने के बाद बताया कि वो इससे बेहद खुश है। ये एक शानदार खोज है क्योंकि अब उन्हें कहीं आने जाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी। उनके पुराने व्हील चेयर में उन्हें हमेशा एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी। इस गाड़ी की वजह से अब वे अकेले ही बेहद कम समय में पूरे कैंपस में घूम सकते हैं। दोस्तों खबर सुनते हैं हरियाणा के सोनीपत से। इस जिले में 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और 40% से अधिक के दिव्यांग मतदाताओं को 25 मई को मतदान केंद्र पर पहुंचने और घर छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले इन मतदाताओं को घर से भी मतदान की सुविधा दी गई थी, लेकिन अनेकों मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने की इच्छा जताई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि 85 वर्ष से भी अधिक आयु के मतदाताओं व 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को घर से वोट डालने के साथ साथ अब पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा भी मिल सकेगी। इस श्रेणी के मतदाता जिला निर्वाचन कार्यालय के टोल फ्री नंबर 1950 यानी 1950 पर कॉल कर अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं। इन मतदाताओं को घर से लाने के लिए एक सरकारी कर्मचारी व एक वॉलंटियर की ड्यूटी निर्धारित की गई है। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है
और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, खबर दिल्ली से। शनिवार को दिव्यांग, पोलियो से ग्रसित और दुर्घटना में हाथ पांव गंवाने वाले तमाम लोगों को जब MK दुग्गर मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से फ्री में कृत्रिम हाथ पांव मिले तो इन सब के जीवन को जैसे नए मायने मिल गए हों। इन्हीं के बीच है आलिया। आलिया को नया पांव मिला है। अब वो चल सकती है। जन्म से ही इसका पांव नहीं था, लेकिन अब 9 साल की उम्र में वो चलकर स्कूल जाएगी। इस बात का सुकून उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। इस बेटी को कृत्रिम पैरों के सहारे चलते देख आसपास के सभी लोग भावुक हो गए। इसी तरह शनिवार को दिव्यांग, पोलियो से ग्रसित और दुर्घटना में हाथ पांव गंवाने वाले तमाम लोगों को जब MK दुग्गर मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से फ्री में कृत्रिम हाथ पांव मिले तो इनकी खुशी इनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। न्यू राजेंद्र नगर में शंकर रोड पर स्थित अहिंसा भवन में मानव कल्याण समिति के न्यासी MK दुग्गर की 3री पुण्यतिथि के मौके पर लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब, पोलियो कैलिपर्स फ्री में दिए गए। यहाँ पर करीब 60 लोगों को कैलिपर्स, 30 लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब और 4 लोगों को वॉकर, 2 लोगों को व्हील चेयर तथा 3 लोगों को बैसाखी दी गई। मानव कल्याण समिति के प्रबंधक रमेश चंद्र ने बताया कि यहाँ दिल्ली के कई बड़े बड़े अस्पतालों से लेकर पेशेंट्स को रेफर किया जाता है, जिनका रजिस्ट्रेशन कर डॉक्टर्स जांच करते हैं। फिर अंग का माप लेकर ट्रायल और फिटिंग की जाती है और इसी दिन लिम्ब और कैलिपर्स निर्माण कर जरूरतमंदों को पहना दिए जाते हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं नालागढ़, सोलन, हिमाचल प्रदेश से। चुनाव आयोग मतदाताओं से वोट डालने के लिए जगह जगह स्वीप कार्यक्रम कर रहा है। इसमें बुजुर्गों, दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही वोट डालने की सुविधा भी दी जा रही है, मगर धरातल पर ये योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही। और ऐसा ही एक मामला नालगढ़ क्षेत्र से सामने आया है। इसमें पिछले 20 वर्षों से दिव्यांग मतदाता विवेक धीमान घर से वोट नहीं डाल पाएंगे। उन्हें अधिकारियों ने घर से वोट डालने के लिए ये कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने 8D फॉर्म को नहीं भरा, जबकि ये फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी खुद अफसरों की ही होती है। नालागढ़ के वार्ड नंबर 7 की फ्रेंड्स कॉलोनी के 38 वर्षीय विवेक धीमान पिछले 20 वर्ष से मतदाता के रूप में पंजीकृत है। वो 100% दिव्यांग है, जिसके चलते मतदान केंद्र तक आना जाना उनके लिए असंभव है। 2022 में विधानसभा चुनाव में जब दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही बैलेट पेपर्स से वोट देने की सुविधा का फैसला किया गया था, तो उन्हें एक आस जगी थी। उनके पास PGI चंडीगढ़ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र था, किंतु निर्वाचन कार्यालय नालागढ़ द्वारा सूचित किया गया कि इसके लिए हिमाचल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको मौजूद करना पड़ेगा। उसके बाद भी विवेक ने हिमाचल स्वास्थ्य विभाग से अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लिया, किंतु तब तक चुनाव पूरे हो चुके थे। मगर इस बार भी वे वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि उनका नाम दिव्यांग मतदाता सूची में नहीं है, जबकि उन्होंने तमाम औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली थी। इसमें 19 अप्रैल को विवेक ने चुनाव आयोग के पोर्टल पर फॉर्म 8 भर दिया था, जिसकी रसीद उनके पास है, मगर नालागढ़ चुनाव कार्यालय में उनका रिकॉर्ड नहीं आया है। अब जब उन्होंने घर से वोट डालने के लिए आयोग से फॉर्म 12 के लिए संपर्क किया, तब उन्हें पता चला कि वोट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन वाला पोर्टल 16 मार्च से ही बंद है। 1 जून को मतदान का आखिरी चरण पूरा होने के बाद ही ये खुलेगा। उधर इस बारे में SDM नालागढ़ एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी दिव्यांशु सिंगल
से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि नियमानुसार नए दिव्यांग मतदाताओं को फॉर्म डी मिल सकता है, किंतु जिनका मत पहले बना है उन्हें पहले दिव्यांग के रूप में मार्क करने के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। इसका पोर्टल चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद ही बंद हो गया था। 1 जून के बाद पोर्टल खुलने पर ही विवेक को दिव्यांग मतदाता के रूप में मार्क किया जा सकेगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से। यूपी के मेरठ में एक महिला ने अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने दिव्यांग पति की हत्या करवा दी। वो अपने पति की नौकरी हासिल करना चाहती थी ताकि प्रेमी के साथ जिंदगी गुजार सके। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला, प्रेमी और उसके 2 साथियों समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 23 अप्रैल को मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के सिसोला बम्बा के पास एक शव मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक की पहचान मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरज कुंड निवासी नरेंद्र के रूप में हुई। नरेंद्र दिव्यांग था और मेरठ के सूरज कुंड स्थित पशु चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। जांच के दौरान जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो उसमें दिखा कि नरेंद्र 3 लोगों के साथ जा रहा था और गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि नरेंद्र की पत्नी पूनम का मेरठ के टीपी नगर निवासी धीरज से प्रेम संबंध चल रहा है। इस पर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने पूनम और धीरज को हिरासत में ले लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो पूरे हत्याकांड से पर्दा उठ गया। हत्या का उद्देश्य था कि नरेंद्र की हत्या के बाद उसकी जगह पर उसकी पत्नी को नौकरी मिल जाएगी और फिर पत्नी अपने प्रेमी से शादी करके उसके साथ रहेगी। फिलहाल हत्यारोपी पत्नी, प्रेमी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को जेल भेजा जा चुका है। दोस्तों, खबर है हरियाणा के फतेहाबाद से। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग हर एक बुधवार को जिला नागरिक अस्पताल में कैंप लगाकर दिव्यांगों को मेडिकल जारी करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिव्यांगों को यहाँ बुलाकर केवल परेशान किया जा रहा है। इस बार फिर बोर्ड के कैंप के दौरान दिव्यांग लोगों का मेडिकल नहीं किया गया। नोटिस लगाकर फरमान दे दिया गया कि अगले बुधवार को आए। यूडीआईडी से मेडिकल मूल्यांकन फॉर्म न निकलने के कारण मेडिकल बोर्ड रद्द कर दिया गया। हालांकि सिर्फ उन्हीं दिव्यांगों के मेडिकल हुए जिनके पिछले सप्ताह नहीं हुए थे। इस अस्पताल में पिछले बुधवार को भी विशेषज्ञ न आने के कारण मेडिकल्स नहीं हो पाए थे। 70 से 80 किलोमीटर से दूर आए दिव्यांगों को ऐसे ही वापस लौटना पड़ा। पिछले करीब 2 माह से ये स्थिति लगातार बनी हुई है। कोई न कोई दिक्कत आती रहती है, लेकिन इसका खामियाजा दिव्यांगों को उठाना पड़ रहा है। कैंप में हर सप्ताह 80 से 100 दिव्यांग लोग आते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद के लिए दिव्यांगों के पास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। मेडिकल मूल्यांकन फॉर्म में विशेषज्ञ दिव्यांग की प्रतिशतता दर्ज करते हैं। इसके आधार पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यूडीआईडी पोर्टल न चलने के कारण मेडिकल मूल्यांकन फॉर्म नहीं निकाले जा सके। इसके चलते आवेदनकर्ताओं को मेडिकल के लिए अगले बुधवार को बुलवाया गया है। हालांकि पिछले बुधवार को भी जिन दिव्यांगों को मेडिकल नहीं हुआ था उनका इस बार मेडिकल किया गया। दोस्तों, खबर है इंदौर से। इंदौर में परदेशीपुरा स्थित सामाजिक न्याय व दिव्यांगजन विभाग द्वारा संचालित एक बाल गृह में मानसिक रूप से अस्वस्थ एक युवक शिकार हुआ है पिटाई का। इस कारण उसके हाथ और पीठ पर चोट के निशान भी आए हैं। स्टाफ का कहना है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है और एक महिला कर्मचारी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसे सजा दी गई। शरीर पर आए चोट के निशान को लेकर गृह अधीक्षक का कहना है कि कई बार दिव्यांगजन खुद को चोट पहुंचा लेते हैं। बाल गृह में युवक के साथ ये घटना शनिवार को हुई। वो बाल गृह में ही रहता है। युवक के दाएं हाथ की उंगली में चोट लगी है। गृह में उसे पट्टी बांधी गई। इसके अलावा बाएं हाथ और पीठ पर भी निशान है। बताया जाता है कि उसे डंडे से पीटा गया। बाल गृह में 5 से ज्यादा कर्मचारी है। इनमें 2 महिला कर्मचारी भी काम करती है। दोस्तों, खबर एबिलिटी फाउंडेशन की तरफ से। सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए विकलांग छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 2024 समग्र समावेशी विश्वविद्यालय शिक्षा और संस्थान के साथ इस जुड़ाव की दिशा में
यात्रा का ये 11वां वर्ष है। इस वर्ष यहाँ पर विकलांग व्यक्तियों के लिए 50 सीटें उपलब्ध हैं। जिन छात्रों को प्रवेश मिलेगा उन्हें पूरी छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें ट्यूशन फीस के साथ साथ सुलभ छात्रावास सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी। लेकिन याद रहे कि छात्रावास की सुविधा केवल बाहरी छात्रों के लिए है। दोस्तों, ये देश भर के विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अनूठा रोमांचक अवसर है। ये अपार संभावनाओं को खोल सकता है और मेधावी छात्रों के लिए सर्वोत्तम विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 15 मई बुधवार। आवेदन केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। डाक या कुरियर द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं जाएंगे। कृपया आवेदन करने के लिए गूगल लिंक फॉर्म का उपयोग करें। किसी भी प्रश्न के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8939675544 पर, यानी 8939675544 पर, या ईमेल कर सकते हैं varsity@abilityfoundation.org पर। दोस्तों, अनुरोध है कि इस जानकारी को यथासंभव व्यापक रूप से प्रसारित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग छात्र इस महान अवसर का लाभ उठा सकें। दोस्तों, अब बारी है MIT के पहले विदेशी दृष्टिबाधित छात्र श्रीकांत बोल्ला की कहानी सुनने की। विकलांग लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमी, एक नई बॉलीवुड फिल्म का विषय और बॉलेंट इंडस्ट्रीज के संस्थापक CEO हैं श्रीकांत बोल्ला। उन्होंने अपना भाग्य खुद लिखा जब उनके माता पिता को उनसे छुटकारा पाने की सलाह दी गई थी, क्योंकि वे जन्म के समय ही दृष्टिबाधित थे। दोस्तों, जुलाई 1991 में श्रीकांत बोल्ला का जन्म हुआ तो उनके किसान माता पिता ने ये सोच लिया कि उनकी लॉटरी लग गई है। वे बहुत खुश हो गए थे। श्रीकांत बताते हैं, मैं सोने जैसा दिखता था, मैं बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन जब उन्होंने पहली बार मुझे नहलाया और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के सीतापुरम गांव में अपने साधारण से घर में मिट्टी के तेल के लालटेन के नीचे मुझे रखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे की आंखें बंद थी। जब उन्होंने देखा कि बच्चा बिल्कुल भी आंखें नहीं खोल रहा है, तब उनका डर सच साबित हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं देख नहीं पाऊंगा, और वैसा ही हुआ। उनकी पूरी दुनिया उनके सामने बिखर गई। आस पड़ोस के लोग पागल हो गए और जोड़े पर नकारात्मक टिप्पणियों की बौछार कर दी। दोनों आंखें बंद करके बच्चे को जन्म देने के लिए तुमने जीवन में कुछ गलत किया होगा, इस तरह की बातें शुरू हो गई। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि आपको इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन अशिक्षित होने के बावजूद श्रीकांत के माता पिता ने इस तरह के विचारों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने श्रीकांत को स्वीकार किया और उसे ढेर सारा प्यार और देखभाल देने का फैसला कर लिया। श्रीकांत ने मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सोचा कि मैं घर पर बैठूंगा और सड़क के कुत्तों को हमारे घर में प्रवेश करते हुए सुनूंगा और इसकी रक्षा करूंगा। ये दर्शाता है कि इस दुनिया में आने वाले प्रत्येक प्राणी का कोई न कोई सार्थक उद्देश्य जरूर होता है। हालांकि श्रीकांत ने अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। आज वो बैलेंट इंडस्ट्रीज के संस्थापक, अध्यक्ष और CEO है, जो एक पर्यावरण अनुकूल रिसाइकलिंग की कंपनी है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, जो पैकेजिंग समाधान प्रदान करती है और विकलांग लोगों को रोजगार देती है। 32 वर्षीय श्रीकांत, जिन्होंने किशोरावस्था में पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर काम किया था, उनके नाम कई उपलब्धियां हैं, जिसमें यह 2017 में फोर्ब्स एशिया के 30 अंडर 30 में शामिल होने का भी गौरव मौजूद है। उनकी उल्लेखनीय यात्रा अब एक विषय बन चुकी है, जिस पर फिल्म बनी है श्रीकांत, जिसमें राजकुमार राव मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। वे कहते हैं, मैं उनकी कहानी सुनकर बहुत ही प्रेरित हो गया था, लेकिन उनसे मिलने के बाद मैं सचमुच प्रभावित हुआ। अभिनेता आगे कहते हैं, मैं उनके साथ समय बिताकर बहुत कुछ सीख पाया। उनका जीवन के प्रति सकारात्मक और कभी हार न मानने वाला रवैया है। चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अगर आप दृढ़ रहें तो आप विजेता के रूप में सामने आते हैं। उनकी मानसिक दृढ़ता एक बात थी, लेकिन शारीरिक और सामाजिक बाधाएं भी थी, जिनसे उन्हें हर कदम पर जूझना पड़ा। जब वे छोटे थे तो उनका स्कूल में दाखिला कराया गया। उनका स्कूल घर से 5 किलोमीटर दूरी पर था, जहां पहुंचने के लिए उन्हें कीचड़ के गड्ढे,
उबड़ खाबड़ सड़कों का सामना करना पड़ता, जिससे उनका रोज का आना जाना भी कठिन हो गया था। कक्षा में उन्हें पीछे की बेंच पर बिठा दिया गया और खेल सहित शारीरिक गतिविधियों से बाहर कर दिया गया। उन दिनों के बारे में श्रीकांत कहते हैं कि मुझे एहसास हुआ कि अकेलापन ही गरीबी है। मैं बेहद गरीब महसूस करता था, इसीलिए नहीं कि मेरे पास मेरा लंच बॉक्स नहीं था, बल्कि उस अकेलेपन के कारण जिसने मुझे घेर लिया था। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि मैंने अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ आनंद लेने के मूल्यवान दिन खो दिए। उनके हैदराबाद के चाचा ने सुझाव दिया कि वो वहां चले जाए और विशेष बच्चों के लिए एक स्कूल में पढ़े। इसे श्रीकांत ने इस जाल के बाहर निकलने के अवसर के रूप में देखा। हैदराबाद में देवनार स्कूल फॉर द ब्लाइंड में श्रीकांत अपने रूप में आ गए और वे एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने लगे। उन्होंने खुद में एक नया आत्मविश्वास पा लिया। उन्होंने लगभग हर साल कक्षा में टॉप किया, सबसे तेज ब्रेल पाठक और लेखक बने, स्कूल की प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया, शतरंज भी सीख ली। मैट्रिक के बाद वो विज्ञान विषय में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनकी विकलांगता के कारण उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया गया। उन्हें इसके बजाय कला, भाषा और सामाजिक विज्ञान चुनने के लिए कहा गया। युवा चेस खिलाड़ी अपने शिक्षकों और गुरुओं की मदद से शिक्षा बोर्ड को अदालत में ले गए और 6 महीने बाद केस जीत लिया। उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के पहले वर्ष में 98% अंक प्राप्त किए और दूसरे वर्ष में थोड़ा कम अंक प्राप्त किए। श्रीकांत ने जोर देकर कहा कि चुनौतियों का सामना करना उम्र या अनुभव के साथ जरूरी नहीं है, ये आपका आंतरिक डीएनए होता है। 12वीं कक्षा के बाद बोला बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में शामिल हो गए और वहां के पहले विदेशी नेत्रहीन छात्र बन गए। आपको बता दें कि उन्हें पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT में कोचिंग संस्थानों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। एक प्रोफेसर ने टिप्पणी की थी कि पाठ्यक्रम का बोझ एक छोटे से पौधे पर बारिश डालने जैसा होगा। श्रीकांत ने बिट्स पिलानी में भी आवेदन किया था, लेकिन उन्हें हॉल टिकट ही जारी नहीं किया गया। श्रीकांत की MIT के लिए अपना पहला उड़ान भरने और पहली दुनिया देश में जाने की अच्छी यादें हैं। भले ही वहां शॉवर सिस्टम और पश्चिमी बाथरूम जैसी चीजों के आदी होने के लिए उन्हें समय लगा, विदेश में प्रतिस्पर्धी माहौल के संपर्क ने ही उन्हें अपने सपने का पीछा करने और प्रभाव छोड़ने के लिए प्रेरित किया। जब वे MIT में थे तब उन्होंने 2012 में सह संस्थापक रवि मंथा के साथ हैदराबाद में एक छोटे से आवासीय घर में बोलेंट इंडस्ट्रीज की स्थापना की। श्रीकांत शुरू से ही पुरस्कार स्वीकार करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अब तक कुछ भी सार्थक नहीं किया है। वो कहते हैं, मैं हमेशा हर दिन बेहतर चीजों का लक्ष्य रखता हूँ। शायद इसीलिए उन्हें किसी बायोपिक के लिए मनाना मुश्किल था, लेकिन निर्देशक तुषार हीरानंदानी की पत्नी निधि परमार, जो फिल्म की निर्माता भी है, वो अपने फैसले पर अड़िग रही और उन्होंने श्रीकांत के बारे में लगभग जुनूनी ढंग से पढ़ते हुए ये पाया कि श्रीकांत की कहानी कैसे हजारों युवाओं को प्रेरणा दे सकती है। दोस्तों, श्रीकांत ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उससे दिव्यांग लोगों की तरफ देखने का नजरिया बदल सकता है। ये फिल्म दिव्यांग लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में श्रीकांत एक बेटी के पिता बने हैं। माता पिता दोनों को ही एक बेटी की बेहद चाह थी और उन्होंने बेटी के जन्म से पहले ही उसके लिए चीजें खरीदना शुरू कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि उसके जन्म से पहले ही उसका नाम भी तय कर लिया गया था, नैना। बोल्ला कहते हैं कि मेरी पत्नी चाहती है कि मेरी बेटी ही मेरी आंखें बने। दोस्तों, सुनते हैं रचनाकार डॉक्टर रितेश सिन्हा की वोटिंग पर लिखी गई एक खास पेशकश। नाम है वोटिंग लोकतंत्र के लिए जरूरी। वोटिंग लोकतंत्र का आधार, नागरिकों की ताकत, देश की बहार, वोटिंग की महत्ता अपार, न्याय का संरक्षक, लोकतंत्र का प्रन्याचार, जनहित में वोट का महत्व, हर नागरिक की शान, देश की परिभाषा। चुनाव में वोट नहीं खोना तुम, लोकतंत्र की रक्षा है तुम्हारा कर्तव्य हर दिन, वोट का महत्व समझो तुम,
देश की प्रगति में है वोटिंग का अहम काम। उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा हर कदम। वोटिंग के बिना नहीं संभव देश के उन्नति का काम। जय हिंद। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। भोपाल पोलिंग बूथ पर रैंप के अभाव में दिव्यांगों को उठानी पड़ी परेशानी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी गवाह बने अमित चक्रवर्ती को किया रिहा। वोट डालने के बाद पीएम मोदी के सामने जुटी भीड़, दिव्यांग लड़के से की मुलाकात। क्या दिव्यांगजनों को भी मिल सकता है ड्राइविंग लाइसेंस? जानेंगे डिटेल्स में। अब ट्रेन के हर कोच में होगा दिव्यांग कोटा। अब दिव्यांगों को व्हील चेयर की नहीं पड़ेगी जरूरत। आईआईटी के छात्रों ने बनाया खास ई वाहन। हरियाणा के सोनीपत में मिलेगी बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतदान के दिन पिकअप ड्रॉप की सुविधा। दिल्ली की आलिया को मिला नया पैर, अब चलकर जाएगी स्कूल। नए दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही डलवाए जा रहे हैं वोट। कहानी हिमाचल प्रदेश की। प्रेमी संग मिलकर करवाई दिव्यांग पति की हत्या। सरकारी नौकरी के लालच में पत्नी ने रची खौफनाक साजिश। हरियाणा के फतेहाबाद में दिव्यांगों का नहीं हो पाया मेडिकल। इंदौर के बाल गृह में दिव्यांग युवक की पिटाई। सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिव्यांग छात्र कर सकते हैं आवेदन। सुनेंगे श्रीकांत बोल्ला की कहानी।